बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी हम अपने लास्ट लेक्चर में हम नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम को डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर कीन्स की थ्योरी को डिस्कस कर रहे थे। अच्छा जी, ये उसी को हम यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर पूछा जाता है फ्रिक्वेंटली, पक्का पक्का क्वेश्चन इसका आपका एग्जाम में एग्जामिनर आपकी नॉलेज टेस्ट करता है। ठीक है जी। तो इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है 45 डिग्री लाइन का। ये 45 डिग्री लाइन का क्या कॉन्सेप्ट है कि कीन्स ने जब हम नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम को कंपेयर करते हैं तो उसके लिए 45 डिग्री की लाइन खींचते हैं। ये 45 डिग्री की लाइन क्या कहलाती है? ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कहलाती है। मतलब इसको हम क्या कहते हैं? ये हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है। इसको AE भी कहते हैं, AE। यानी कि इसके ऊपर इस तरफ हम नेशनल इनकम और आउटपुट लेते हैं और इस तरफ हम क्या कहते हैं? डिजायर स्पेंडिंग जो भी है। तो ये इसका हर पॉइंट 45 डिग्री लाइन का मतलब ये है कि ये दोनों एक्सिस को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है और इसके हर पॉइंट पर इनकम और एक्सपेंडिचर इक्वल होते हैं। तो जब भी आपके नेशनल इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है या नहीं है, अंडर इक्विलिब्रियम है, ओवर इक्विलिब्रियम है, उसके लिए हम 45 डिग्री की लाइन लेते हैं। ये हमने क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। तो यहाँ पर भी यही कह रहा है कि द 45 डिग्री लाइन शो द पॉइंट एट विच डिजायर स्पेंडिंग इक्वल टू आउटपुट। यानी कि इस लाइन के हर पॉइंट पर क्या है कि आपके डिजायर एक्सपेंडिचर और आउटपुट क्या है, दोनों सेम है। अगर हम इसके अंदर एग्रीगेट डिमांड, अब एग्रीगेट डिमांड क्या है? एग्रीगेट डिमांड क्या है? कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट। जो फर्म्स इन्वेस्टमेंट ला रही है उसको हम ऐड कर ले तो वो एग्रीगेट डिमांड। और ये एग्रीगेट डिमांड कंजप्शन फंक्शन को शो कर रही है और हमें पता है कि जब जीरो होती है तब भी कंज्यूम हो रहा होता है, जो इसलिए यहां से शुरू हो रही है। तो जिस पॉइंट पर ये एग्रीगेट डिमांड 45 डिग्री लाइन को, जिसको हम एग्रीगेट सप्लाई कह लें या नेशनल इनकम कह लें, वाई कह लें, ये बराबर वाई के भी होता है। हमने बात डिस्कस की थी कि जो बेसिकली जीडीपी, आउटपुट, वाई, ये सब आपस में बराबर है। ये सब क्या बताता है? टोटल मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को बता रहे होते हैं। ठीक है। तो जहां पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या कहलाता है? जो 45 डिग्री इनकम लाइन है, जो कि ये लाइन शो हो रही है, इसको जहां एग्रीगेट डिमांड का कर्व, अब एग्रीगेट डिमांड जीरो से क्यों स्टार्ट हो रहा है? क्योंकि हमें पता है कि हमारी स्पेंडिंग जब नेशनल इनकम जीरो हो तब भी हम करते हैं, चाहे हमें बोरो करना पड़े। तो जहां पर वो इसको इंटरसेक्ट करेगा इनकम लाइन को, एग्रीगेट डिमांड का कर्व, वो नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम पॉइंट ही कहलाएगा हमारा। ठीक है। द पॉइंट एट विच द प्लान स्पेंडिंग इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट और इनकम। तो इस एक्सिस पे जब आप एक्चुअल आउटपुट ले रहे हो, इनकम ले रहे हो, और इस एक्सिस पे आप डिजायर स्पेंडिंग ले रहे हो, तो ये आपका एग्रीगेट डिमांड का कर्व है और ये आपका 45 डिग्री इनकम लाइन का कर्व है। यहां पर आपकी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और इनकम दोनों इक्वल हो रहे हैं। तो वो कौन सा पॉइंट होगा? इक्विलिब्रियम का पॉइंट। दिस इज द पॉइंट एट विच द प्लान इन्वेस्टमेंट, जो प्लान इन्वेस्टमेंट कौन लोग कर रहे हैं, स्पेंडिंग कौन कर रहे हैं? फर्म्स कर रही है, और हाउस होल्ड वो बराबर हो जाए आउटपुट। क्लियर है? ऑल्टरनेटिवली हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, अगर हम इसका दूसरा कर्व देखेंगे, जब हमने ये बात डिस्कस की थी ना कि C प्लस आई बराबर होता है C प्लस S के। तो ये C प्लस S क्या था? एग्रीगेट सप्लाई, और C प्लस I क्या था? एग्रीगेट डिमांड। तो इसका जो दूसरा फंक्शन होता है, इसमें से कॉमन चीजें हम खत्म कर दें, ये C खत्म कर दें, ये C खत्म कर दें, तो एक्चुअली I और S यानी इन्वेस्टमेंट बराबर है सेविंग के। तो वो ये भी बताता है कि जब इक्विलिब्रियम होता है एग्रीगेट डिमांड का इनकम लाइन से, उसी वक्त इक्विलिब्रियम होता है। एंड इक्विलिब्रियम, व्यू ऑफ इक्विलिब्रियम इज सीन एज इक्वेशन, कि वही इक्विलिब्रियम होता है इन्वेस्टमेंट का। और ये प्लान इन्वेस्टमेंट है। प्लान इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है? ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट लाइन है, जो इंडिपेंडेंट है किससे? जो इंडिपेंडेंट है सेविंग और नेशनल इनकम के। ये इन्वेस्टमेंट करनी है। तो जब आपका इन्वेस्टमेंट, अच्छा ये इन्वेस्टमेंट कर्व यहां से क्यों टच कर रहा है? क्योंकि आपको पता होता है कि जब नेशनल इनकम जीरो होती है तो जब आपकी कुछ नेशनल इनकम हो भी रही होती है तो उस वक्त आपकी इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जीरो हो जाती है, और फिर फर्दर आपकी नेशनल इनकम के साथ बढ़ रही होती है। तो प्लान इन्वेस्टमेंट और प्लान सेविंग, ये वाला कर्व बता रहा है प्लान इन्वेस्टमेंट को, और ये वाला कर्व आपको बता रहा है प्लान सेविंग का। जब और सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी इस पॉइंट पर इक्वल हो रही है। ये जरूरी है कि जब आपका एग्रीगेट डिमांड और इनकम इक्वल हो, उसी वक्त सेविंग और इन्वेस्टमेंट, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है।
आगे चल के हम बताएंगे कि एग्जाम में आपको इसको अटेम्प्ट करना है इसी तरह से, मगर ये अभी आप समझ लो कि कर्व आपको क्या बता रहे हैं और ये किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, ई पॉइंट पे होगा, अगेन गिवन अस इक्विलिब्रियम एट ई पॉइंट, और वहां पर क्या होता है, टू अप्रोचेस ऑफ इक्विलिब्रियम की है, और वो दो अप्रोचेस क्या है इक्विलिब्रियम की, जब क्या हो जाए, एक तो C बराबर हो S के, एक अप्रोच क्या है कि वो बोलता है कि C बराबर है I के, जो एग्रीगेट डिमांड अप्रोच है, और C बराबर है S के, जो एग्रीगेट सप्लाई है। इनका कम करके भी अगर हम करेंगे तो एक अप्रोच ये है कि एग्रीगेट डिमांड बराबर है एग्रीगेट सप्लाई के, एक अप्रोच ये होती है कि एग्रीगेट जो हमने अभी डिस्कस किया AD बराबर है AS के, और दूसरा क्या है कि विड्रॉल बराबर हो इंजेक्शन के, या इन्वेस्टमेंट बराबर हो सेविंग के, ठीक है। ये दोनों अप्रोच हमने डिस्कस कर लिए उनके ग्राफ। तो यहां क्या है, डिटरमिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन नेशनल इनकम टू सेक्टर इकोनॉमी। जब टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर टू सेक्टर इकोनॉमी में सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म पर डिपेंड करते हैं। तो हमारा टोटल एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, C प्लस आई, ठीक है। C प्लस आई हमारा एग्रीगेट अज्यूम दैट आई इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होती है। अगर हम इसको एक वैल्यू में अज्यूम कर ले कि वो 100 है, तो इक्विलिब्रियम नेशनल और वाई हमारी क्या है, इनकम है। वाई इनकम हमने किया कि भाई इक्विलिब्रियम इनकम 1200 है। अगर हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट करते हैं 100 और हमारी नेशनल इनकम है 1200, इक्विलिब्रियम किस तरह से होगा, तो कुछ कंडीशन इसकी इस तरह से है कि नेशनल इनकम, इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कब होगा कि जब आपकी सबसे बेसिक कंडीशन के जब आपके विड्रॉल बराबर हो जाए इंजेक्शन के और इनकम बराबर हो जाए एक्सपेंडिचर के, यानी कि AD बराबर हो, AD बराबर है इस पॉइंट पे AS के, ठीक है। तो ये वही पॉइंट है जो अभी हमने डिस्कस किया था। हमने क्या पॉइंट डिस्कस किया था कि ये एक 45 डिग्री आपकी इनकम लाइन है, ठीक है, और ये एक्सपेंडिचर लाइन जिस पॉइंट पे ये कट करेगी वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कब होगी कि जब विड्रॉल बराबर होगा इंजेक्शन के, और इसके नीचे ही हमने एक और कर्व बनाया था, अगर आपको याद हो तो हमने ये कर्व बनाया था कि ये इनकम कर्व है, और सिमिलरली इस पॉइंट पर इन्वेस्टमेंट जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है वो भी इस पॉइंट पे, जब आपकी ये सेविंग फंक्शन बता रहा है, ये इन्वेस्टमेंट फंक्शन बता रहा है, जिस पॉइंट पे दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये आपको ये बता रहा है कि ऊपर वाला कि विड्रॉल बराबर है। विड्रॉल क्या होते हैं, विड्रॉल को हम सेविंग भी बोलते हैं, जो सर्कुलर फ्लो, अगर आपको याद हो सर्कुलर फ्लो में से जो पैसा निकलता है विड्रॉल, उसको सेविंग बोलते हैं, और इंजेक्शन किसको बोलते हैं, जो इन्वेस्टमेंट दोबारा से हो रही है। तो अगर विड्रॉल बराबर हो जाएगा इंजेक्शन के और इनकम बराबर हो जाएगा एक्सपेंडिचर के, तो इक्विलिब्रियम होता है और इनकम इधर स्टेबल हो जाती है। डिसइक्विलिब्रियम कब हो जाता है, जब विड्रॉल इंजेक्शन से ग्रेटर हो जाए तो एक्सपेंडिचर इनकम से बढ़ जाएंगे वो, तो फिर इनकम आपकी कम हो जाएगी, तब भी डिसइक्विलिब्रियम होगा। अगर इंजेक्शन ज्यादा हो जाए, विड्रॉल कम हो जाए, तो अब आपकी एक्सपेंडिचर कम हो जाएंगे तो इनकम एक्सपेंड हो जाएगी आपकी, ठीक है। मगर आपकी बेसिक कंडीशन क्या है कि जब विड्रॉल बराबर हो जाए इंजेक्शन के और वाई बराबर हो जाए इनकम के। इस ग्राफ में इसको हम थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम देखें कि हमारी जो नेशनल इनकम है 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400 है, कंजप्शन हमारी कितनी है 5, 6, 8, 950, 11, 1250, और हमारी सेविंग है। अब सेविंग -100 क्यों आ रही है, -100 इसलिए आ रही है, नेशनल इनकम है 400 और तुम्हारा एक्सपेंस जो है एक्सपेंडिचर C फॉर कंजप्शन एक्सपेंडिचर 500 है, तो -100 सेविंग होगी। तो इन्वेस्टमेंट इस वक्त कितनी होगी, हमें पता है जितनी सेविंग होगी उतनी इन्वेस्टमेंट होगी, तो ये इसको इन्वेस्टमेंट 0 कर देगा। और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हमारे कितने हो जाएंगे, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हमारे कितने हो जाएंगे 600। वो क्यों हो रहे हैं 600 के, इन्वेस्ट तो तब भी कर रहा है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है ना। इस वक्त ये वाली कौन सी इन्वेस्टमेंट है कि ऑटोनोमस, इवन आप नेगेटिव में हो मगर फिर भी आप कुछ अमाउंट कहीं से बोरो करके डिसेविंग करके आप अपनी इसको इक्वल कर रहे हो। तो इस वक्त आपके टोटल एक्सपेंडिचर कितने हो जाएंगे कि अगर हम देखेंगे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हमारा इस वक्त क्या है C प्लस आई, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या है इस वक्त C प्लस आई। तो C प्लस आई क्या है 500 कंजप्शन है, 100 इन्वेस्टमेंट है, तो ये 600 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह देखें जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा ये डिस सेविंग कम हो गया, 50 हो गया, और ये 100 हो गया, 750 हमारे टोटल एक्सपेंडिचर हो गया, ये
100 पे 800 हमारी कंजप्शन हो गई, सेविंग 0 हो गई, 100 इन्वेस्टमेंट ये करेगा और 900 टोटल ये हो जाएगा। इसी तरह सिमिलरली ये इंक्रीज हो रहा है, मगर ये दोनों यानी कि C बराबर है I, इन्वेस्टमेंट बराबर है इस पॉइंट पर सेविंग के। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो हमें बता रहा है कि ये 45 डिग्री लाइन है। देखें इसके ऊपर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या एग्रीगेट डिमांड, ये सब सिमिलर चीजें, डिफरेंट नेम है। इस पे एग्रीगेट डिमांड है और ये हमारी जो है वो एग्रीगेट सप्लाई हमें ये बता रहा है एक्सपेंडिचर है। और ये एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, इवन जो होता है एग्रीगेट सप्लाई होती है हमारी, एग्रीगेट सप्लाई हमारी किसको बताती है, कंजप्शन प्लस सेविंग। इकोनॉमी में जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो रही है या तो वो कंज्यूम हो रही है या तो वो सेव हो रही है, और जो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करता है, जिस पॉइंट पे, वो ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। इसके बाद सिमिलरली इसको नीचे देखें हम, नीचे अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये विड्रॉल है, ये 4 सेक्टर इकोनॉमी का है। अभी हम 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, सेविंग प्लस टैक्स प्लस इंपोर्ट, S फॉर सेविंग, T फॉर टैक्स, M फॉर इंपोर्ट। इसी तरह जो इंजेक्शन है वो एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है और इन्वेस्टमेंट है। ये भी इसी पॉइंट पर आकर 200 पे आकर मीट हो रही है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो आपको बताता है कि नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम बताओ। नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम कब होता है, जब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हमारे और सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर हो जाती है। ठीक है, इसको आगे चल के हम और एक्सप्लेन करेंगे, अभी आप इसको इतना ही समझो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि कंजप्शन इन्वेस्टमेंट इक्विलिब्रियम कब होगा। कंजप्शन इन्वेस्टमेंट इक्विलिब्रियम भी इसी तरह से हमारा ये शो हो रहा है कि ये जो हमने टेबल है वही वाला कि यहाँ पर हमारी 200 है, सिर्फ कंजप्शन थी, और कंजप्शन के बाद जैसे ही इन्वेस्टमेंट हुआ तो C प्लस I हो जाएगा, तो पूरा पूरा एग्रीगेट डिमांड कर्व या AE कर्व ऊपर को शिफ्ट हो जाएगा। 45 डिग्री इनकम लाइन जहां पर करेगी इनिशियली तौर पर, यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम था 800 पे हो रहा था इक्विलिब्रियम, जहां पर 0 सेविंग हो रही थी अगर हम देखें। ठीक है, 800 पे 0 सेविंग हो रही है, और फिर जब ये बढ़कर यहाँ पर 1200 हुआ तो यहाँ पर आकर इक्विलिब्रियम हो रहा है, जहां पर हमारा ये इन्वेस्टमेंट I, ये वाला कौन सा इन्वेस्टमेंट फंक्शन है, ये ऑटोनोमस है, ये इंडिपेंडेंट है। तो जो नीचे ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट को लिया है हमने एक्स एक्सिस पे, ऊपर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को लिया है, और यहाँ दोनों जगह पर इनकम को लिया है। तो जहां पर ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन वो होती है जब C प्लस I बराबर हो AE के। तो इस लाइन पर C यानी कि ये Y लाइन हमारी जो है 45 डिग्री लाइन, इस पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, और सिमिलरली नीचे इन्वेस्टमेंट बराबर है, इसी 1200 पर हमारी इन्वेस्टमेंट बराबर है सेविंग के भी। ये बात क्लियर है कि ये इन्वेस्टमेंट फंक्शन है। वैसे तो ये y एक्सिस है, ये नेगेटिव में हमारी ये डिस सेविंग को शो कर रहा है, यहां से सेविंग को शो कर रहा है, मगर ये वाला पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम को शो कर रहा है कि ये E पॉइंट और ये E पॉइंट। तो जहां पर हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बराबर हो जाए हमारे एग्रीगेट इनकम के, या एग्रीगेट डिमांड बराबर हो जाए एग्रीगेट सप्लाई के, तो वो भी इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है जी, अब हम एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये एग्जाम में अक्सर इस तरह से भी पूछ लेता है कि एक्सप्लेन द डिटरमिनेशन ऑफ नेशनल इनकम यूजिंग द कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट अप्रोच, या नेशनल इनकम डिटरमिनेशन। तो इक्विलिब्रियम के लिए आपको सिंपल सी ये बात लिखनी है सिर्फ कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज द पॉइंट वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई इन इकोनॉमी। वो अक्सर ये भी पूछ सकता है कि नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम बताए जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो जाए। तो लेट ड्राइव फ्रॉम द इक्विलिब्रियम विद द शेड्यूल, हम ये ले लेंगे कि ये y हमारी नेशनल इनकम को बता रही है कि 0 है, कंजप्शन तब हमारी 5 थी, तो एग्रीगेट सप्लाई भी यहाँ पर 0 है। ये एग्रीगेट डिमांड होती है C प्लस I, और एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है C प्लस S या नेशनल इनकम के बराबर हमारी एग्रीगेट सप्लाई होती है। ठीक है, तो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है कंजप्शन भी बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है। इन्वेस्टमेंट ये सेम क्यों है, क्योंकि ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट कौन सी है, ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। ये एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड किससे बनती है C प्लस I, 500 प्लस 1000, 1500 एंड सो ऑन, ये वाला ऐड होकर, और जो हमारी नेशनल इनकम होती है वही हमारी एग्रीगेट सप्लाई होती है। तो क्यों होती है, क्योंकि देखो नेशनल इनकम की क्या डेफिनेशन है, नेशनल इनकम इज द टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। नेशनल इनकम क्या है, टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द कंट्री नेटिव इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। इसी तरह एग्रीगेट सप्लाई भी क्या है कि इकोनॉमी में जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है किसी पर्टिकुलर प्राइस पर बिकने के लिए, वही तो आपकी एग्रीगेट सप्लाई है। तो इसलिए एग्रीगेट सप्लाई आपकी क्या है,
एग्रीगेट सप्लाई आपकी क्या है, एग्रीगेट सप्लाई आपकी नेशनल इनकम ही है। तो अब इसके अंदर इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है। किस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है? जब आपकी नेशनल इनकम 3000 है और आपकी एग्रीगेट डिमांड भी 3000 है, ठीक है। तो हमें पता है कि ये वाला जो कर्व है, इससे कंफ्यूज ना होना, इस कर्व को हम चाहे AE कहें, ठीक है, या एग्रीगेट सप्लाई कहें या नेशनल इनकम, सब या आउटपुट, इनका मतलब यही होता है। ये 45 डिग्री लाइन होता है, ये आप खींचेंगे सबसे पहले, यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड लेंगे, अगर एग्रीगेट सप्लाई लेंगे, यहाँ इनकम और आउटपुट लेंगे। अगर वो आपको बोलता है कि नेशनल इनकम आप डिटरमाइन करें वेयर द एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, या एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की अप्रोच से, तो सिंपल सा आपको ये इतना लंबा चौड़ा कुछ नहीं करना है। आपको लिखना है कि इक्विलिब्रियम लेवल इज द इनकम इज द पॉइंट वेयर द एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, जहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के क्या हो जाए, बराबर हो जाए इकोनॉमी में, वो आपका इक्विलिब्रियम होता है। तो यहां पर हम ये 45 डिग्री का हमने कर्व खींचा, इस पे लिखेंगे AS बराबर है Y के, क्योंकि यहां पर ये शो भी हो रहा है कि जो Y है और जो AS है ये दोनों इक्वल है, ठीक है। और एग्रीगेट डिमांड 1500 से स्टार्ट हो रही है, उसको हम यहाँ की इवन कि आपकी इनकम 0 थी तब भी आप जो है मिनिमम अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए आप क्या करते हैं, बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए आप जो एक्सपेंड करते हैं, इसलिए 0 से स्टार्ट नहीं हो रही। तो ये इतना जो है यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड सेविंग से, एग्रीगेट सप्लाई से या इनकम से कम है, तो ये डिस सेविंग को ये एरिया बताता है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये डिस सेविंग को बताता है। इससे ऊपर जाओगे तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, इनकम बढ़ जाएगी, तो वो किसको बताता है, सेविंग को बताता है। और ये वाला जो कर्व है, ये एग्रीगेट डिमांड का कर्व है, और ये वाला जो कर्व है वो एग्रीगेट सप्लाई का कर्व है। बहुत ही आसान सा कर्व है, कोई इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं है। अगर वो देखो तुमसे कितने नंबर ऑफ टाइम एग्जाम में उसने ये बात पूछी है, तो तुम्हें एक सिंपल सा कर्व बनाना है, और यही कर्व हमेशा बनेगा, चाहे कीन्स की थ्योरी कहे चाहे किसी और की थ्योरी कहे, कर्व आपका हमेशा सेम रहेगा ना। अगर वो उसके साथ सप्लाई वाला भी अगर इसके साथ इन्वेस्टमेंट और वो कह के सेविंग बराबर इन्वेस्टमेंट का, तो एक कर्व नीचे आ जाएगा, उसको अभी हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अपना कवर करते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, इसी को इसी तरह कॉपी करना, ये एग्जाम में तुम्हें अटेम्प्ट करना है। वो जो ऊपर हम पढ़ा है हमने, वो समझाने के लिए पढ़ा है, वो लंबी चौड़ी बातें हैं, यहां पर तुम्हें एग्जाम में इस तरह से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर वो ये कहता है कि हाउ द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच ड्राइव फ्रॉम द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई इनकम इज डिटरमाइंड, तो आपको ये अक्सर ये आपके पूछा कि एग्रीगेट डिमांड बराबर है एग्रीगेट सप्लाई के और एस बराबर है आई के, तो आपको यही लिखना है, द इक्विलिब्रियम ऑफ इनकम और आउटपुट इज दैट लेवल विच द प्लान सेविंग और प्लान इन्वेस्टमेंट इक्वल है, जहां पर क्या आपका होगा, प्लान सेविंग और प्लान इन्वेस्टमेंट इक्वल होगा। इट इज ड्राइव फ्रॉम द एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई इन अ फॉलोइंग वे, वो इस वे में होगा, एग्रीगेट डिमांड टू सेक्टर इकोनॉमी होगी, ना इसमें गवर्नमेंट होगी ना फॉरेन सेक्टर होगा, डिफाइंड एज द सम ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर सी और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आई, यानी कि सी प्लस आई आपकी एग्रीगेट डिमांड होगा, और एग्रीगेट सप्लाई इज डिफाइंड सम ऑफ कंजप्शन सी प्लस एस। तो एग्रीगेट सप्लाई क्या है, सी प्लस एस है, और एग्रीगेट डिमांड क्या है, सी प्लस आई है। ये हम अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। इकोनॉमी में जितनी भी चीजें हैं, वो जो लोग फर्म्स और लोग डिमांड कर रहे हैं, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, वो क्या है, एग्रीगेट डिमांड है, और जितनी भी फर्म्स प्रोड्यूस कर रही हैं गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में, वो एग्रीगेट सप्लाई है। इनका ए हटा दो तो आई बराबर एस और ये होगा। तो वही अगेन 45 डिग्री वाली लाइन इस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे आपको लेना है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, और इनकम और आउटपुट यहां लेना है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट यहां लेना है, और इनकम और आउटपुट यहां लेना है। 45 डिग्री की लाइन होती है जो इनकम बराबर है एक्सपेंडिचर और एग्रीगेट सप्लाई के। आपकी एग्रीगेट डिमांड यानी कि जब जीरो होती है तब भी डिमांड होती है, इसीलिए इसका हम यहां से शुरू करते हैं, सी प्लस आई, यहां से जहां से ये इंटरसेक्ट करेगा इसको वो ई पॉइंट कहलाएगा, वही इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। और जो सेविंग कर्व है, ये आपका सेविंग कर्व है, जो ये बता रहा है कि ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इसके अंदर आपकी जो ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, ये आई इसको बता रहा है, ये कर्व ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का है, और ये एक्सिस है। यहां पर ये डिस सेविंग को शुरू शो कर रहा है, यहां पे सेविंग को इधर इसी पॉइंट पर ही ये सेविंग को कट कर रहा है। जहां पर ये सेविंग को कट करेगा तो यही इक्विलिब्रियम पॉइंट इसका कहलाएगा। क्लियर है बात? तो एक छोटा सा एक कर्व है, एक ऊपर बनाएंगे, एक आप नीचे बनाएंगे, इसको इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड लेंगे, एग्रीगेट सप्लाई लेंगे, और नेशनल इनकम और आउटपुट लेंगे, नीचे सेविंग और ये लेंगे, और इंशाल्लाह आप ये आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। इसमें कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। ग्राफ की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन वही है कि अगर हम OP देखें, OP इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये है O, ये है P, ये OP क्या है, हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है।
ई पॉइंट इक्विलिब्रियम वेयर द एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है। इक्वालिटी बिटवीन एएस एंड एडी इंप्लाइज दैट द इक्वालिटी और एस, यही इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पर भी आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन को बता रहा है जो ईपी से हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि ये ईपी है, ये ईपी है। तो फिर ये बता रहा है वर्टिकल डाउनवर्ड इट मीन्स द पॉइंट एट ईट विच द सेविंग बराबर है इन्वेस्टमेंट के, और इसी पॉइंट पे क्या है, सेविंग बराबर इन्वेस्टमेंट के। भी जब भी दो लाइनें, ये याद रखना बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। जब हम ये बात डिस्कस करते थे कि कहीं पर भी जैसे हमने मार्केट पढ़ा था कि जिस पॉइंट पे कट करते हैं उस पे ये दोनों चीजें बराबर है। अगर इस पे एवरेज कॉस भी कर एसी कट करता तो तीनों चीजें बराबर है। जब किसी पॉइंट पे दो ग्राफ आपस में कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, वहां पर ये चीजें क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। तो इसीलिए ये इस वक्त इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर इनकम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कट कर रहे हैं, यहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट कट कर रही है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये इक्वल है। यहां तक बात क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर बेसिकली क्या है? मल्टीप्लायर सिंपल सा ये है कि जब आपकी कंजप्शन बढ़ती है, जब आपकी कंजप्शन बढ़ती है तो उसकी वजह से आपकी नेशनल इनकम बहुत ज्यादा टाइम इंक्रीज हो जाती है। इस कॉन्सेप्ट को मल्टीप्लायर कहते हैं। सिंपल सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि जो तुम्हारी इनकम है ना, वो जो तुम्हारी इनकम है वो किसी, तुम्हारा एक्सपेंस किसी दूसरे की इनकम है, किसी दूसरे का एक्सपेंस किसी दूसरे की इनकम है। जो यानी कि तुम्हारे जो हाउस होल्ड जो कंज्यूमर गुड्स पे खर्च करते हैं वो फर्म्स की इनकम बनती है, और जो फर्म्स की इनकम बनती है दोबारा उससे वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके मार्केट में लाते हैं, वो फिर इसी तरह से सर्कल चलता रहता है। तो जो कंजप्शन है ना, वो अगर आप इकोनॉमी के अंदर कंज्यूम करते हो तो वो बहुत जो यानी कि जो फर्म्स लगा रही हैं पैसा गुड्स एंड सर्विसेज पे इंजेक्ट करती हैं, उसका नेशनल इनकम पे जो इफेक्ट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। वो क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि सपोज कर लो कि, और ये रिलेट करता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से, क्योंकि आप अगर कंज्यूम कर रहे हो, जैसे अगर आप, सिंपल सी बात ये है कि बैंक के अंदर आपने 10,000 रुपए रखवाए, तो बैंक जो है ना उस 10,000 रुपए को लोन नहीं दे देगा सारा, क्योंकि बैंक का तो बेसिक काम है लोन देना, मगर बैंक कुछ रिजर्व में रखेगा कि अगर लोग सारे के सारे निकलवाने आ गए, दे दिया, मे बी 10% उसको रखेगा, बाकी वो 90% आगे लोगों को दे देगा। अब वो आगे जिनको देता है वो भी उसके अंदर से कुछ पैसा रखेंगे अपने पास, वो दूसरे बैंक को सपोज दे देता है, वो चेक जाकर दूसरे बैंक में जमा कराता है, तो वो बैंक वाला भी क्या करेगा, इस 90 में से कुछ परसेंटेज रखेगा। सपोज उसने 900 रुपए डिपॉजिट कराया उसके कस्टमर ने, तो वो 900 रुपए का सपोज के वो 200 रुपए रिजर्व में रखेगा, 700 रुपए वो आगे मजीद लोन देगा। उसने तीसरे बैंक में जाके जिसको लोन दिया उसने अपने बैंक में पैसे जाके जमा कराए, तो वो भी इसका, तो ऐसे मल्टीपल इफेक्ट होते हैं। तो इस इफेक्ट को मल्टीप्लायर कहते हैं या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहते हैं, कि इन्वेस्टमेंट किस तरह से ज्यादा नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई होती है। क्योंकि यहाँ कैश तो इन्वॉल्व नहीं है, सारा क्रेडिट है, क्रेडिट इन्वॉल्व है, तो एक दफा की इन्वेस्टमेंट कितने नंबर ऑफ टाइम इंक्रीज करती है ना इन्वेस्टमेंट को। द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर फर्स्ट डेवलप बाय R.F. Khan is early 1930. He traced the effect of increase in investment on employment. उसने ये फर्स्ट टाइम थ्योरी दी थी इसने, और इसने कहा था कि जब आप इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करते हैं उससे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है, और अल्टीमेटली उससे आपकी नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, और लोगों की एग्रीगेट इनकम को हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं, ठीक है। देन J.M. Keynes यूज इट फॉर द इनकम एनालिसिस। उसके बाद J.M. Keynes ने, जो कीन्स थे, उन्होंने इसी कॉन्सेप्ट को मजीद एक्सप्लोर किया और उन्होंने एनालिसिस किया, और कीन्स बिलीव दैट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट causes a much bigger increase in national income। और उन्होंने बोला कि जो इन्वेस्टमेंट में आप इंक्रीज करते हो वो बहुत ज्यादा चेंज लाता है, वो बहुत ज्यादा चेंज लाता है, किसमें, नेशनल इनकम में लाता है। यानी कि अगर आप इन्वेस्टमेंट में जितना चेंज करते हो, मगर इन्वेस्टमेंट का चेंज और इनकम के चेंज से बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसको किसने बताया था? इसको बताया था कीन्स ने, ठीक है। मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट था। अच्छा, अब आगे इसको इंट्रोडक्शन टू मल्टीप्लायर क्या है। व्हेन वी चेंज द इन्वेस्टमेंट इट विल ब्रिंग अ मल्टीपल चेंज इन नेशनल इनकम। जब हम क्या, उसने क्या बात कही थी कि जब आप इन्वेस्टमेंट को चेंज करते हो तो वो इन्वेस्टमेंट का चेंज नेशनल इनकम में बहुत ज्यादा चेंज लाता है। ऐसा नहीं है कि आपने 1 मिलियन रुपीस इन्वेस्टमेंट की है गुड्स एंड सर्विसेज में फर्म ने, तो वो 1 मिलियन नेशनल इनकम में बढ़ गया। नहीं, नेशनल इनकम में वो बहुत ज्यादा चेंज होता है, क्योंकि वो आप किसी पे को सैलरी देंगे, वो लेगा, वो आगे खर्च करेगा, वो फिर
एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी वो लेगा, वो अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्रीज करेगा, तो वो एक पूरा ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है और वो बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है। बट द क्वेश्चन अराइज टू व्हाट एक्सटेंट, ये तो हमें पता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो इनकम लोगों की बढ़ेगी, मगर कितनी बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, ये हमें बताता है, कौन बताता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के वो इन व्हाट एक्सटेंट एनआई चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट, कि ये कौन बताएगा कि हमें ये तो पता चल गया कि अगर आप इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेंगे तो इन्वेस्टमेंट से आपकी नेशनल इनकम बढ़ेगी, मगर कितनी बढ़ेगी ये हमें कौन बताता है, कितने नंबर ऑफ टाइम बढ़ेगी ये हमें बताता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या मल्टीप्लायर दोनों सेम चीज है, और जिसको जॉन मेनार्ड कीन्स इंग्लिश इकोनॉमिस्ट ने डिफाइन किया था। अच्छा, an initial change in aggregate demand will lead to greater increase in the level of equilibrium of national income। देखो जो डिमांड है वही इन्वेस्टमेंट है। देखो जब इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ेगी तो लोग इन्वेस्ट करेंगे ना, फर्म बगैर उसके तो गुड्स, फर्म की अगर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है तो इसलिए प्रोड्यूस कर रहा है ना कि मार्केट में उसकी डिमांड है। अगर आप ये बोलेंगे फर्म ऐसे ही प्रोड्यूस कर रहा है, मार्केट में वो चीजें बिक नहीं रही हैं, तो कभी भी वो प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो एग्रीगेट डिमांड में बढ़ने का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट का इंक्रीज नेशनल इनकम के इंक्रीज को बताता है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, मल्टीप्लायर शो दैट द हाउ इनिशियल चेंज इन इन्वेस्टमेंट ब्रिंग द मल्टीपल चेंज इन इनकम। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमें सिंपल ये बात बताता है कि जब हम इन्वेस्टमेंट में चेंज करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट के चेंज की वजह से उसके इन्वेस्टमेंट के चेंज की वजह से नेशनल इनकम में कितना चेंज आता है। तो और हम इसको डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं, मल्टीप्लायर इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन नेशनल इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। के सिंपल हम ये बोल सकते हैं कि नेशनल इनकम में जो टोटल चेंज आता है वो चेंज आता है बिकॉज ऑफ किसके, बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट के, ठीक है, ये बात करता है मल्टीप्लायर। अच्छा, एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट डिसाइड टू बिल्ड न्यू रोड अक्रॉस, हमने अफगानिस्तान की एग्जाम्पल ली है, अक्रॉस अफगानिस्तान, दे पे कॉन्ट्रैक्टर $300 million टू डू दिस, ठीक है। अफगानिस्तान एक वॉर कंट्री है, वहां पर अब डेवलपमेंट शुरू हो रही है, उन्होंने डिसाइड किया कि वो रोड बनाएंगे, उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को $3 million दिए टू क्रिएट 3 million इंक्रीज स्पेंडिंग इन अफगान इकोनॉमी। तो 300 मिलियन किसी कंट्री की इकोनॉमी में या अफगानिस्तान की इकोनॉमी में इंटर हुए, तो अब इनकी इकोनॉमी 300 नहीं बढ़ेगी, इट विल क्रिएट अ चेंज और रिएक्शन। ये क्या करेगा, कह रहा है इट विल क्रिएट चेंज ऑफ रिएक्शन इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर। किस तरह से करेगा, द फर्म हु गेट द कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड द रोड विल स्पेंड 300 million ऑन मटेरियल, इक्विपमेंट, वेजेस एंड प्रॉफिट, दिस विल क्रिएट एडिशनल इनकम फॉर द फर्म एंड हाउस होल्ड। तो जो 300 मिलियन जिस फर्म के पास जाएगा वो लोगों को हायर करेगा, मटेरियल खरीदेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा, और वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के बाद वो जिनको सैलरी पे करेगा उन लोगों के पास सैलरी आएगी, वो जाके आटा, चीनी, दालें और अपनी बेसिक नीड्स और लग्जरीज की तरफ जाएंगे, खरीदेंगे, तो वो मजीद डिमांड इंक्रीज करेंगे। तो वो सिर्फ 3 मिलियन से इंक्रीज नहीं होगी, उसका मल्टीपल इफेक्ट होगा। दे विल स्पेंड अप्रॉक्स 60% ऑफ एडिशनल इनकम, देन 180 मिलियन विल बी एडेड इन द इनकम ऑफ द अदर। तो अगर वो 60% स्पेंड करता है तो वो 180, 300 का 60% कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा, 150, और 60% होगा 180 मिलियन वो ऐड कर रहा है लोगों की इनकम में। एट दिस पॉइंट द टोटल इनकम हैज ग्रोन। तो टोटल इनकम किस तरह से बढ़ रही है, एक तो 3 मिलियन तो इसने इन्वेस्टमेंट की है, ये ऑटोनोमस है, और लोगों की इनकम कितना हो रही है, 0.6, ये क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, 0.6x ऑफ 300 मिलियन, यानी कि 300 मिलियन का 180 मिलियन लेंगे हम। तो यहां पर क्या आएगा हमारे पास, द सम ऑफ कंटिन्यू टू इंक्रीज द प्रोड्यूसर ऑफ द एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज अगेन एंड इंक्रीज द इनकम ऑफ विच इज टर्न स्पेंड 60% इवन मोर गुड्स एंड सर्विसेज। और ये साइकिल इसी तरह से चलता रहेगा। किस तरह से चलता रहेगा कि लोग कुछ सेव करेंगे, कुछ इन्वेस्ट करेंगे, और जो इन्वेस्ट करेंगे या खर्च करेंगे वो दूसरों की इनकम बनेगा, फिर दूसरों को इनकम होगी तो लोगों में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, डिमांड क्रिएट ज्यादा होगी, फिर आटे की, वो 10 दफा हमने डिस्कस किया, आटे की डिमांड बढ़ेगी, फिर वो होलसेलर के पास जाएगा, शॉपकीपर के पास जाएगा, शॉपकीपर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा, होलसेलर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा, एज ए फार्मर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा, और वो सर्कल चलता रहेगा। द प्रोसेस कैन बी कंटिन्यू
indefinitely, but each time the additional rise is spent in the income is fraction of the previous addition in a circular flow. जो भी circular flow है उसके अंदर एक हम बोलेंगे जो मतलब फर्म्स की जो इनकम है वो लोगों की जो फर्म्स की इनकम है अल्टीमेटली वो लोगों की इनकम बन जाएगी, क्योंकि फर्म्स फिर लोगों को पैसा देगी एज ए सैलरी और लोग उस पैसे से लेके फिर गुड्स एंड सर्विस देंगे, फिर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी और ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट चलता रहेगा। साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, किस तरह से हमें पता चलता है कि कितना इफेक्ट इकोनॉमी में आएगा, द फाइनल इंक्रीज इन नेशनल इनकम वाई विल बी द ग्रेटर देन इंजेक्शन। जो नेशनल इनकम इंक्रीज होगी वो जो इंजेक्शन है, जो इन्वेस्टमेंट है उससे ज्यादा होगी। साइज ऑफ मल्टीप्लायर डिपेंड हाउ मच ऑफ एन इंक्रीज इन इनकम स्पेंड, कितना उनकी पर्टिकुलर कंट्री जो अफगानिस्तान है उनकी इकोनॉमी में लोग कितना स्पेंड करते हैं, कितना खर्चा करते हैं। जब स्पेंड करते हैं वो दूसरे की इनकम बनता है, फिर वो लोग स्पेंड करते हैं फिर दूसरे की इनकम बनता है, ये इस पर डिपेंड करता है। तो हम किस तरह से, इसका फॉर्मूला क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जितना कंज्यूम करोगे उतनी मल्टीपल टाइम तुम कंज्यूम करोगे किसी दूसरे की इनकम बनेगा, फिर वो कंज्यूम करेगा किसी दूसरे की इनकम बनेगा। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम तुम्हें बताता है कि मल्टीप्लायर का साइज क्या है, ठीक है। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन कंजम्पशन चेंज इन इनकम, कि जितनी एडिशनल इनकम होती है उसमें से तुम कितना कंज्यूम कर लेते हो और कितना तुम सेव कर लेते हो और कितना तुम उसके अंदर से कंज्यूम करते हो। तो जितना तुम सेव करते हो वो तो प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, वहां पर तुम मजीद चीजें नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, बट जितना तुम कंज्यूम करते हो गुड्स एंड सर्विसेज पे वो किसी दूसरे की इनकम बनती है और फिर वो दूसरा का भी गुड्स एंड सर्विसेज लेगा वो दूसरे की इनकम बनेगी और ये प्रोसेस सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है जी। तो फॉर एग्जाम्पल इफ द एमसीपी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, अगर ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो 0.8 है यानी कि 80% इंक्रीज है, तो इनकम स्पेंड कितना होगा, ठीक है। अच्छा अभी हम इस वाले लेक्चर में इतना ही, फिर हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।